हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश शाहंगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, अब क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं आ चुकी हैं, इसीलिए हम लोग टारगेट करने वाले हैं हमारी कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम देखने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सैंपल पेपर। घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली है तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हमने सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं की है तो हमारे चैनल पे सभी चीजों के कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए बिना जो है समय लगाए हमें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सैंपल पेपर और देखते हैं कि जो रसायन विज्ञान है, विज्ञान के अंदर जो केमिस्ट्री वाला भाग है जिसका जो वेटेज है वो कितना है भाई, सिर्फ 10 मार्क्स के लिए। मतलब ये कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसमें सबसे कम वेटेज जो है वो किसका है, रसायन विज्ञान का है ना। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो रसायन विज्ञान है जिससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे और कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है टर्म 2 के लिए ये आपके टोटल 40 मार्क्स का है और इसके लिए जो समय निर्धारित है वो कितना है भाई, आपका 2 घंटे का है ना। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं तो वैसे ही आपको पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। टोटल जो है हमें कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, 15 सवाल लगाने हैं, जिसमें से केमिस्ट्री के जो हैं वो सिर्फ 4 क्वेश्चंस आएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये सारी चीजें भी आपको क्लियर है कि जब आप खंड अ की बात करेंगे तो इसमें 7 ऐसे प्रश्न होंगे। इसी तरीके से हर एक प्रश्न कितने अंक का होगा भाई, 2 अंक का होगा। खंड ब की जब हम बात करेंगे तो इसमें 6 हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, 3 मार्क्स के लिए होगा। साथ में जब आप खंड स की बात करेंगे जो कि आपका केस स्टडी वाला भाग है, इसमें प्रत्येक आपका जो प्रश्न होगा वो 4 अंक के लिए निर्धारित होगा। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर जारी किया है उसमें जो केमिस्ट्री वाला भाग है उसमें जो खंड स है यानी कि केस स्टडी क्वेश्चंस वो फिलहाल में तो नहीं है। इसका मतलब ये कि केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस आएंगे, कौन से में भाई, खंड अ में आएंगे और 2 क्वेश्चंस आएंगे खंड ब में। तो कुल मिलाकर हमें जो है 4 सवालों की तैयारी करनी है। खंड अ से 2 क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, खंड ब से 2 क्वेश्चंस हमें लगाने हैं केमिस्ट्री के लिए। इससे हमारे जो 10 मार्क्स हैं, 10 अंक जो है उसका जुगाड़ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो चलिए जल्दी 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 क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अच्छा, एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको हम समझ लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें कौन से 2 चैप्टर्स देखने हैं भाई। तो हमें देखने हैं 2 चैप्टर जिसमें हमारा है कार्बन और उसके यौगिक और यौगिक, ये देखना है। ठीक है, अच्छा, और एक और कौन सा है तो भाई आपका जो तत्व है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, ये भी देखना है हमें। तो हमारे 2 ही चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, एक ये वाला हमारे पास भी चैप्टर है। तो अब क्या है कि जो कुल मिलाकर इनसे पूछा गया है वो कितने नंबर्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, तो भाई वो पूछा गया है आपका 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 कितने के लिए, 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखने वाली। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं सर ऊपर वाले से 5 का आएगा, नीचे वाले से 5 का आएगा। तो ऐसा स्टूडेंट्स बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि ऊपर से 6 का आ जाए और नीचे से जो है यानी कि आपका जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण वाला चैप्टर है अध्याय क्रमांक 5, हो सकता है यहां से 4 मार्क्स के लिए आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, तैयारी पूरी रखनी है, सवाल ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि ऊपर से 5 मार्क्स का आएगा और नीचे से 5 मार्क्स का आएगा। हो सकता है कि ऊपर से 7 आ जाए, दूसरा वाला जो चैप्टर है उससे 3 आ जाए। हो सकता है कि ऊपर वाला चैप्टर यानी पहले चैप्टर से जो है वो आपके 3 मार्क्स का आ जाए और नीचे वाला जो चैप्टर है जो कि आपका अध्याय क्रमांक 5 है वहां से आपके 7 मार्क्स का आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पूरी इकाई है रसायन विज्ञान की, इसका जो टोटल वेटेज है ये कितना है स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स। बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो पहला क्वेश्चन जो है वो कार्बन और उसके यौगिक से पूछा गया है और यहां पर बात हो रही कि आप एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाओगे। ठीक है,
और एथेनॉल से यदि आपने एथेनोइक अम्ल बनाया है तो इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, किसी भी यौगिक में अभिक्रिया के दौरान यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे, या तो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे, या तो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको भी हम क्या कहेंगे भाई? ऑक्सीकरण कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो वही बोला गया है कि जो एथेनॉल है आपका, ये एथेनॉल हो गया, इसको क्षारीय केमेनों की उपस्थिति में आपने क्या किया भाई? अभिक्रिया कराई, तो आपको क्या मिला? आपको मिला एसिटिक अम्ल। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन कितना है? देखो इधर एक है। आप अभिकारक की तरफ यदि देखेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा सिर्फ एक, पर यदि आप उत्पाद की बात करेंगे तो यहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेंगे दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है ऑक्सीजन 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 जो है वो क्या हो रहा है? ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना है यहां पर? 3 और 2 5 और 1 6। यहां पर देखते हैं 3 और 1 4, मतलब 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं और एक ऑक्सीजन जो है वो यहां पर आकर आपका जो मीथेन एसिटिक अम्ल जो है उसका निर्माण कर रहा है। मतलब ये कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और आपका जो हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन को जल्दी से हम ये लिख लेते हैं, H2 लिख देते हैं। तो आपका जो हाइड्रोजन है वो कैसा हो रहा है भाई? तो वो बाहर निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गई? तो यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो आप अभिक्रिया दर्शाएंगे, अभिक्रिया के साथ में आप ये बताएंगे क्योंकि इस अभिक्रिया में एथेनॉल में एक ऑक्सीजन का संकलन हो रहा है, यानी कि वो जुड़ रहा है, इसीलिए यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? खंड अ की। और खंड अ के जो सभी प्रश्न हैं वो कितने अंक के लिए पूछे जाएंगे? 2 अंक के लिए। तो जितने अंक के लिए पूछा जाएगा आपको उसी हिसाब से आपका जो आंसर है, उत्तर है, उसको लिखना है। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहीं पर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। बढ़िया तरीके से सारे सैंपल पेपर्स लगा लेना जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के चैनल पे अवेलेबल हैं। आपकी काफी कुछ तैयारी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? अब देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस क्वेश्चन के साथ अथवा में कोई सवाल आएगा ही, पर क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो हर प्रश्न है आपका खंड अ का, ठीक है, हो सकता है कि उससे अथवा से आए केमिस्ट्री वाले भाग में या फिर ना आए। पर हमने क्या किया है कि इस प्रश्न के साथ में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के लिए हमने अथवा वाले प्रश्न भी तैयार कर दिए हैं, क्योंकि जब हमको लगाने ही 4 सवाल हैं तो हम 4 की जगह 8 लगा लेते हैं। इससे क्या होगा? तैयारी जो है वो बड़े बढ़िया तरीके से आपकी हो जाएगी, है ना। चलो तो इसके देखते हैं अथवा वाला क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिख रहा है हमें। अब अथवा वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हो कि कोई जल कठोर है या फिर मृदु है, यानी कि नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जो जल होता है वो सामान्यतः 2 भागों में विभाजित होता है भाई। एक वो होता है जिसको हम खारा पानी कहते हैं, यानी कि कठोर जल, और एक वो होता है जिसको हम मीठा पानी कहते हैं, यानी कि मृदु जल। अब सवाल पूछा गया है कि डिटर्जेंट के उपयोग से बता सकते हो कि आपका जो जल है वो कठोर है या फिर नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल और मृदु जल दोनों में ही झाग उत्पन्न करता है। साबुन जो होती है आपकी वो सिर्फ मृदु जल में झाग उत्पन्न करती है, कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिटर्जेंट दोनों में झाग देता है। डिटर्जेंट जो रहेगा ये दोनों प्रकार के डिटर्जेंट जो रहेगा वो दोनों प्रकार के जल में क्या देता है? तो क्या देता है स्टूडेंट्स? तो झाग देता है। क्या देता है? तो दोनों प्रकार के जल में क्या देता है भाई? तो झाग देता है। अब आपके पास 2 ग्लास में, एक में मृदु जल है एक में कठोर जल है, दोनों में आपने डिटर्जेंट डाला, दोनों में ही झाग मिल रहा है। तो आप ये थोड़ी बता सकते हो कि डिटर्जेंट के उपयोग से जो जल है वो किस प्रकार का है। कहने का मतलब ये कि दोनों ही प्रकार के जल में यदि ये झाग दे रहा है तो डिटर्जेंट की हेल्प से ये बता पाना मुश्किल है
कि जो जल है वो कठोर है या फिर मृदु है। तो इसका हम डिटेल्ड आंसर देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से। डिटर्जेंट कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, जबकि साबुन जो है वो सिर्फ मीठे पानी के जल के साथ, साबुन जो है वो सिर्फ मीठे पानी के साथ, ठीक है, मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करती है। इसीलिए क्या होगा, जो डिटर्जेंट है उसका उपयोग कर आप ये नहीं बता सकते कि जो जल है वो कठोर है या फिर मृदु है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है हम डिटर्जेंट की हेल्प से नहीं बता सकते, साबुन की हेल्प से बता सकते हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चंस करने के साथ साथ हमारा जो रिवीजन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी भी तैयारी होती जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो एक प्रश्न हमने ले लिया, कौन से चैप्टर से भाई, कार्बन वाले से। अब एक काम करते हैं, 2 अंक के लिए एक और प्रश्न हम लेते हैं, कहां से कहां से कहां से, तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से, है ना। अब देखो क्या पूछा गया है, अब बात हो रही है मेंडलीव की। पूछा गया है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस में, वन शॉट रिवीजन वीडियो में, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कई बार इस चैप्टर को पटक पटक कर इस चैप्टर की धुनाई की है, सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से हमने सीखा है स्टूडेंट्स। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें उन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, मोसले ने क्या किया, परमाणु क्रमांक पर आधारित पीरियोडिक टेबल बनाया था, पर मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें जो मूल गुणधर्म था वो क्या था भाई, परमाणु द्रव्यमान, और रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में अधिकांश तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो मेंडलीव की जब भी बात आएगी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की जब भी बात आएगी, क्या लिखना है स्टूडेंट्स, परमाणु द्रव्यमान। क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके जनक हैं आपके हेनरी मोसले, जिन्होंने बात की थी किसके बारे में, परमाणु क्रमांक के बारे में। बट मेंडलीव की जब भी आवर्त सारणी की बात होगी, आपको हमेशा 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 ध्यान देना है किस पर, परमाणु द्रव्यमान पर। तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होने वाली बात ही नहीं है, 2 ही चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं, 4 सवाल आने वाले हैं, टोटल 10 नंबर का जुगाड़ है। ऐसे वाले 5-6 क्वेश्चन सैंपल पेपर्स हम लगाएंगे, बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे जो प्रायिकता है इन क्वेश्चंस के आने की, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से खत्म करते हैं, इसको नोट कर लो। कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी हमारी टीम और मैं अवेलेबल रहूंगा नेट पर, आप लोगों के जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। मतलब ये है कि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बात समझ में आ गई? चलो अब इसका अथवा वाला देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके अथवा वाला क्वेश्चन पूछा जाए, पर हम क्योंकि एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं, एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अब पूछा गया है, बात हो रही है मैग्नीशियम की। पूछा गया है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। अब रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार का आबंधन मैग्नीशियम करता है, उसी प्रकार का आबंधन और क्या कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम यहां पर चलते हैं। ध्यान से देखिए भाई, ये रहा आपका मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है वो क्या हो गया, 12 हो गया। कैल्शियम आपका 20 हो गया। बेरिलियम आपका क्या हो गया भाई, 4 4 4 4 4 हो गया। अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 2, इसका लिखेंगे 2 8 और 2, 2 2 2 2 2, और यहां पर आ जाएगा 2 8 8 और 2। कुछ गौर किया आपने, सबकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक समान है। सबके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक समान है। मतलब ध्यान से देखो, सबके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो एक समान है। मतलब ये कि सब एक समान, सब जो है वो एक समान आबंधन करेंगे।
सब जो है वो एक समान क्या करेंगे, आबंधन करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, सब एक समान आबंध बनाएंगे। कहने का मतलब ये कि आप यदि बेरिलियम को हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे तो बेरिलियम 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। आप बेरिलियम को ऑक्सीजन से जोड़ेंगे तो जितना बेरिलियम ऑक्सीजन से जुड़ेगा उतना ही मैग्नीशियम भी जुड़ेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि अंतिम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है तो रासायनिक गुणधर्म जो है वो कैसा होता है, वो भी एक समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, इसका मतलब हुआ एक समान, ध्यान से देखो, इसका मतलब हुआ एक समान। परेशान नहीं होना, ढेर सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक समान रासायनिक गुणधर्म, एक समान रासायनिक गुणधर्म। कहानी समझ में आई? अंतिम कक्षा में एक समान इलेक्ट्रॉन का मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे, एक समान होंगे। बात समझ में आ गई? तो कौन से तत्व हो सकते हैं भाई? आपका बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। इसके ग्रुप में जितने भी आएंगे, आपका जो दूसरा वाला आपका ग्रुप है, दूसरा वाला जो आपका क्या है भाई, समूह है, दूसरा वाला जो समूह है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं, उसमें जितने भी आएंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक फिलहाल में याद नहीं आ रहा है, पर इसकी भी अंतिम कक्षा में जो है कितने 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 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही आएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये एक समान आबंधन करेंगे। जब ये आबंधन ही एक समान करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को दान करने की जो संख्या होगी सबके लिए वो एक समान होगी, और सबका जो रासायनिक गुणधर्म होना ही पड़ेगा, वो कैसा होगा, एक समान। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया है, वही लिखा हुआ है, देखो, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम 2 ऐसे तत्व हैं जो मैग्नीशियम के तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इन तीनों के तत्वों में जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, क्या होते हैं भाई संयोजकता इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्षा में आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं किसी भी परमाणु के लिए, तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वो कैसी होती है, तो वो समान होती है, इसीलिए ये समान रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप बीच बीच में वीडियो को रोक कर आप ये जो आंसर है इसको भी अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो चलो बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो। तो क्या हमने खंड अ के वैसे 2 सवाल पूछे जाने हैं, पर 4 सवाल हमने लगा लिए क्या? हम चेक कर लेते हैं एक बार। ना, हाँ बिल्कुल। पहला लगाया 2 अंक के लिए, उसके अथवा में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया 2 अंक के लिए। फिर लगाया आपने चौथा, आपका जो 5वां चैप्टर है वहां से 2 अंक के लिए, और उसके साथ एक सवाल और लगा लिया, वो भी 2 अंक के लिए। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से खंड अ जो रहेगा उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे केमिस्ट्री वाले भाग से। अब चलते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो एक प्रश्न रहेगा उसका जो वेटेज रहेगा वो कितने अंक रहेंगे भाई? 3 अंक रहेंगे। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये दीर्घ उत्तरीय हो सकता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा डिटेल में होगा। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल क्या है। अब पूछा गया भाई समजातीय श्रेणी क्या है? बिल्कुल बताएंगे। समजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ समझाना है, बिल्कुल समझाएंगे। अब आपने ये देखा था जब हमने हाइड्रोकार्बन की बात की थी, जब हमने कार्बन के यौगिकों के बारे में बात की थी, तो हमने कुछ एक ऐसे शब्द जाने थे हाइड्रोकार्बन से, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया और डेकेन हो गया। आपने इन सब में कुछ ऑब्जर्व किया था, कुछ गौर किया था, समझाते हैं, ध्यान से देखिए। इन सब में हमने ये चीज देखी थी स्टूडेंट्स, जैसे हम मीथेन की बात करें तो मीथेन क्या है? CH4 है। इथेन क्या है? तो एथेन आपका जो है वो C2H6 है। अब यदि आप यहां पर आ जाओगे तो C3H8 है, फिर आप आगे बढ़ोगे तो C4H10 हो जाएगा। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, जब एक कार्बन बढ़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि इससे जब हम यहां पहुंचे तो क्या जुड़ गया भाई? CH2 जुड़ गया।
वैसे ही जब हम यहां से यहां पहुंचे तो एक CH2 और जुड़ गया, फिर यहां हम पहुंचे तो एक CH2 और जुड़ गया। अब सवाल पैदा होता है, सर ये कार्बन आपस में क्यों जुड़ रहे हैं? तो याद करो, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो कार्बन होता है उसमें श्रृंखलन का गुणधर्म होता है, यानी कि कार्बन अपने ही जैसे दूसरे परमाणु, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से आपस में क्या होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है इसी को हम बोलते हैं समजातीय या सजातीय श्रेणी। ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन मिल गए, फिर इससे एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन मिल गए, फिर एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन मिल गए। बात समझ में आई? तो क्या होगा कि हर बार जो है आपका CH2 जुड़ रहा है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन के समूह को या श्रेणी को हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो ये तो आपके समझ में आ गया। अब आंसर कैसे लिखोगे? तो ये रहा आंसर, देख लो बढ़िया से। क्या लिखा है भाई? कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह स्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, जैसा कि अभी हमने देखा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन की क्या हो गई आपकी समजातीय श्रेणी। एल्केन नहीं, एल्कीन की, एल्कीन नहीं, एल्केन की। ठीक है, चलो, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आप यदि इसको लिखेंगे तो ये तो आपका CH4 है, ये क्या होगा भाई? C2H5 होगा, C2H6 होगा, सॉरी, ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा आपका? तो इधर वाला आपका हो जाएगा C4H10। तो जब इससे आगे गए तो आपको क्या देखा? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इतनी इकाई का जो क्या देखा हमने? अंतर देखा। तो वे सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें यदि CH2 इकाई का क्या है? अंतर है स्टूडेंट्स, तो ऐसी हम श्रेणी या ऐसा जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी। बात समझ में आ गई? कहानी बड़ी सिंपल है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो। मैं लेकर चल रहा हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना? चलो नोट कर लो। कर लिया? आगे बढ़ेंगे। अब ये आपका तीसरे नंबर, ये आपका जो प्रश्न 3 था खंड बी, इसमें ये 3 अंक के लिए पूछा गया है, तो लगभग इतना तो आपको लिखना ही है। ठीक है, अब देखते हैं इसके और में क्या पूछा गया भाई। अब पूछा गया है हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो यही कार्बन और उसके यौगिक से लिया गया है। याद करो, हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था, हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था, और नहीं पढ़ा है तो परेशान नहीं होना है, 1-2 दिन का समय है भी आपके पास में। मैंने 1 शॉट रिवीजन में पूरे चैप्टर की बढ़िया तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं, आप वहां जाकर भी देख सकते हो। बात समझ में आ गई? अब देखो, हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो एक करण जब लगा होता है ना, इसका मतलब होता है जुड़ना। ऑक्सीकरण है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजनीकरण यदि होगा तो कौन सी चीज जुड़ेगी? हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो वही पूछा है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है। देखो, हाइड्रोजनीकरण क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिकों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया का होना क्या कहलाता है भाई? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो अभिकारक में जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कम करने के लिए या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सवाल पैदा होता है, सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि या त्रि आबंध होता है उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो असंतृप्त से जब आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना होता है तब भी आप हाइड्रोजनीकरण क्या कर सकते हो? उपयोग में ला सकते हो। कैसे? तो ध्यान से देखो, अब मान लेते हैं कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी मैं अभिक्रिया करा रहा हूं किसके साथ भाई? हाइड्रोजन के साथ में, और उत्प्रेरक जो है वो कौन है? हमारा निकेल है। जब मैंने अभिक्रिया कराई तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला CS3 और यहां पर मिला CH3। अब गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे। देखो, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के इधर जुड़ा, एक हाइड्रोजन निकल के यहां पर जुड़ा, और ये हो गया कुछ इस तरीके से।
बात समझ में आई? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या, आपका ये कैसा था भाई, असंतृप्त था, ये कैसा था, असंतृप्त था, और ये कैसा हो गया, संतृप्त। यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है, बना लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, यही तो है आपका एथेन, और ये क्या था भाई, आपका एथीन था, इसको भी बना लेते हैं, ये लो, ये लो। यदि कार्बन कार्बन के बीच में द्वि या त्रि आबंध है तो वो कहलाता है असंतृप्त। कार्बन कार्बन के बीच में यदि क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे एकल बॉन्ड हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका संतृप्त। असंतृप्त से संतृप्त बनाने की कहानी या फिर किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ने की जो कहानी है उसे ही कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। देख लो, बात समझ में आ गई? तो आप ये उदाहरण भी दे सकते हैं, यहां पर आप ये जो है अभिक्रिया का उदाहरण भी दे सकते हैं। सिर्फ थ्योरी लिखोगे ना तो वो उतना इंपैक्टिव नहीं बनेगा। नॉलेज होना अलग चीज है स्टूडेंट्स, बट परीक्षा में क्या होता है, आपका जो नॉलेज है ना वो समीकरण के साथ, डायग्राम के साथ, कितने शब्दों में आप अपना आंसर लिख रहे हो, कितने अंक का वो क्वेश्चन पूछा गया है, ये सबको मैनेज करना जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है उसको क्या किया जाता है भाई, उसके हिसाब से उसको चेक किया जाता है। तो इस अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं यहां पर, तो वही लिखा हुआ है, जब इथीन को निकेल उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह एथेन हो जाता है, मतलब ये वाली अभिक्रिया। कहानी समझ में आ गई? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो इसका पहला भाग तो हो गया कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना ही कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। अब एक काम करते हैं, अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि भाई इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो इसका औद्योगिक अनुप्रयोग तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट हम सारे कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ एक लिखेंगे। तो ये इसके औद्योगिक अनुप्रयोग हैं, इसको बढ़िया तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसको समझते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने इसको नोट कर लिया है, अब ध्यान से देखिए, जो हाइड्रोजनीकरण है उसका एक उपयोग कहां पर होता है भाई, पेट्रो रसायन में, यानी कि पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री होती है उसमें। इसमें हम क्या करते हैं, जो एल्कीन होता है उससे क्या बनाते हैं, एल्केन, अभी हमने देखा था। इसी तरीके से क्या होता है, जो आपके साइक्लो एल्केन होते हैं उनको बनाने में भी उपयोग किया जाता है, किसका, हाइड्रोजनीकरण का। बात समझ में आ गई? और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी। अब ये जो आपके वनस्पति तेल है ना, ये कैसे होते हैं, असंतृप्त। तो ये कैसे होते हैं, असंतृप्त। और जो वनस्पति घी है ये कैसे होते हैं भाई, संतृप्त। तो आपने सुना होगा बहुत सारे वनस्पति घी के बारे में, जैसे कि डालडा। आपने ये भी सुना होगा कि जो वनस्पति घी होता है वो आपके जो पाचन होता है, पेट होता है, उसके लिए क्या होता है भाई, उसमें वसा बहुत होती है, वो हानिकारक होता है, देखा होगा आपने ऐसा। तो देखिए, वनस्पति तेल वो है जिसको हम लोग अभी खाने में उपयोग करते हैं, और वनस्पति घी क्या है, तो उसका एक उदाहरण क्या है, आपका डालडा है। बात समझ में आ रही है? तो वनस्पति तेल जो होता है वो खतरनाक नहीं होता है ज्यादा, अब तेल है तो खतरनाक तो होगा, बात समझ में आ रही है, पर उतना ज्यादा नहीं होता। पर स्टूडेंट जो वनस्पति घी है वो बहुत खतरनाक होता है सेहत के लिए। तो वनस्पति तेल कैसे होते हैं भाई, असंतृप्त होते हैं। वनस्पति घी कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं। तो आप यदि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना चाहते हैं तो भी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जोड़ना पड़ेगा। कहानी समझ में आ गई? तो इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, चलो इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो एक और चीज यहां पर आ गई कि वनस्पति घी जो है वो किस प्रकार के होते हैं, संतृप्त होते हैं। तो आपका नॉलेज भी बढ़ गया, बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो। ठीक, तो इस तरीके से हमने कार्बन वाला एक चैप्टर, कार्बन के चैप्टर वाला एक क्वेश्चन देख लिया। अब एक काम करते हैं, तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है वहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है, आपको नाम बताने हैं भाई स्टूडेंट्स, आपको बताने हैं नाम, बिल्कुल बताएंगे। 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है।
अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है बाहरी कोश में, इसको हम कैसे बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। कैसे बताएंगे? तो देखो, ये जो आपका, ध्यान से देखिएगा, ये वाला भाग हमारा हो चुका है। हमारा जो समूह एक होता है, हमारा जो समूह एक होता है, ग्रुप 1 होता है आवर्त सारणी में, ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 जो होता है आवर्त सारणी में, उससे हम बता सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में एक समान होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। देखो कैसे याद करवाया था, याद करो। है ली ना कब्र से फरार। अधिकतर बच्चे कैसे याद रखते हैं? हेलिना की रब से फरियाद, बट हमारी जो हेलिना है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और वो कब्र से हो चुकी है फरार। बात समझ में आ रही है? तो हेलिना हो गई कब्र से फरार। देखो परमाणु क्रमांक 1 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया। इसके बाद जो है हम बना सकते हैं, बट अभी फिलहाल में जरूरत नहीं है। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। क्या कहते हो, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे? ये लो, चलो। 1 2 और 1 2 8 और 1 2 8 8 और 1। कुछ गौर किया आपने? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है स्टूडेंट्स? एक समान है। और यही तो हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? भाई एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कोई भी 3 ले लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम ले लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम ले लो, ले लिया गया है। लिथियम सोडियम पोटेशियम। बात समझ में आ गई? 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसके पड़ोस वाला जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। बात समझ में आ गई? तो कौन से हो सकते हैं भाई? तो बना ले एक बार, चलो यही कर लेते हैं। आप यदि बात करेंगे बेरिलियम की, आप बात करेंगे मैग्नीशियम की, आप बात करेंगे कैल्शियम की, और यदि हम जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे 4 12 और 20, तो हमें मिलेगा 2 और 2 2 8 2, और क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? तो हमें मिलेगा आपका 2 8 8 और 2। क्या देखा आपने कुछ? अंतिम कक्षा में 2 2 2, मतलब ये जो समूह 2 है हमारा, ठीक है, जिसको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, उनके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये भी आंसर हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और क्या हो गया भाई? 3 तत्व बताने थे। हाँ तो ठीक है, उसमें आप बेरिलियम रख दीजिए, उसके नीचे वाला रख दीजिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे पूछा गया 3 तत्व जिसका बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो जब मैंने आपको आवर्त सारणी पढ़ाई थी तो मैंने आपको यह बताया था कि जो समूह 18 होता है, जिसको हम कहते हैं आदर्श गैस, या फिर हम कहते हैं अक्रिय गैसें, या फिर हम कहते हैं निष्क्रिय गैसें, या फिर हम कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा समूह 18 होता है, जिसको हम शून्य समूह भी कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। मतलब ये कि यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो कोश पूरी तरीके से क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। तो कोई भी आप आदर्श गैस ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए, जेनॉन ले लीजिए, क्रिप्टॉन ले लीजिए, रेडॉन ले लीजिए, इसका जो बाहरी कोश होता है वो कैसा होता है? पूर्ण होता है। तो इसको भी बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, तो क्या आपकी कहानी समझ में आ रही है? पर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आप लोगों की तैयारी चल रही है एग्जामिनेशन की, तो आपके दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप क्या करिए, कोई भी सवाल यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रख दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर जो है हम वहां पर रिप्लाई कर सकें। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो। कर लिया? अब इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अब क्या पूछा गया अभी? किस तत्व में, अच्छा एक चीज याद रखनी, देखो 3 अंक का है ना ये, तो 3 अंक का यदि आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, 3 अंक का यदि आपसे पूछा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सवाल होगा वो 3 भाग में विभाजित हो सकता है। चलो, अब पहले में पूछा गया है 2 कोश हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। एक ऐसा तत्व जिसके पास 2 कोश हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूरित है, तो कैसे? मैंने आपको बताया था कि भाई पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे वाले कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो पहले कोश के 2 लिख दो, 8 लिख दो,
यहां पर जगह छोड़ दो और नीचे की तरफ ज्ञात 10 लिख दो, यही परमाणु क्रमांक होगा। और इसको आप क्या बोलोगे? आप इसको नियॉन ही तो बोलोगे ना। दो कोश हैं, क्या है भाई? दो कोश हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। इसका मतलब ये हुआ, बात हो रही है नियॉन की। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा आपका? नियॉन होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया भाई? 2 8 2 दिया हुआ है। अब एक ऐसे तत्व की बात हो रही है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 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 कितना दिया हुआ है भाई? 2 8 और 2 दिया है। 2 8 और 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 और 8 कितना भाई? 10 और 2 12 12। अब कौन से तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 12? तो दुनिया जानती है कि मैग्नीशियम की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होगा मैग्नीशियम। बात समझ में आ गई? सिंपल था। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो आपसे ये जानने की उम्मीद रखते हैं कि क्या आपको जो आवर्त सारणी है वो बढ़िया तरीके से आती है या फिर नहीं आती है। अब कुल 3 कोश हैं, ठीक है, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 हैं। 3 कोश हैं और संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 4 हैं। मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, 4 है, 4 है। तो कैसे लिखोगे? इसका मतलब पहला कोश भरा हुआ है, दूसरा वाला भी भरा हुआ है, तीसरा वाला भी भरा हुआ है। नहीं, तीसरा भरा नहीं है, संयोजकता क्योंकि 4 है। चलिए, तो अब सबसे पहले बनाते हैं इसका परमाणु क्रमांक। 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया, और 4 जोड़ा तो ये हो गया 14। और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सिलिकॉन, तो ये हो गया आपका सिलिकॉन। बात समझ में आ गई? तो अब यदि आपको यहां पर भी ज्यादा डाउट है तो मैंने आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है उसके 1 शॉट रिवीजन में ये सारी चीजें करवाई हैं। हो सकता है कि आपको ये क्लियर है, बट आप अपने जूनियर को भी सजेस्ट कर सकते हो कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमने वहां पर किए हुए थे। बात समझ में आ गई? चलो इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। यदि कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो 3 अंक वाले सवाल होते हैं उसको भी हमने टारगेट कर लिया है। बात समझ में आ गई? चलो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हमने 4 सवाल लगाए खंड ब से? वैसे तो 2 ही आने वाले है ना। ये एक सवाल था, इसके पहले एक सवाल ये था, फिर हाइड्रोजनीकरण वाला था, और उसके पहले एक सवाल ये था, उसके पहले खंड अ था। तो इस तरीके से जो है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। और ये तो सिर्फ क्या था भाई, आपका जो पहला सैंपल पेपर था वो था। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया है पूरे के पूरे सैंपल पेपर की सीरीज। मतलब इनको यदि आपने लगा डाला तो लाइफ हो गई झींगा डाला। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसी तरीके से अगले सैंपल पेपर के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे मिलता हूं अगले सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी कॉपी और कलम लेकर हमारे साथ अपने चैनल के सामने बैठ जाइए। हम करवाएंगे आपकी पूरी तैयारी बिल्कुल निशुल्क बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।